प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। भारत आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। इंडोनेशिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आसियान के साथ जुड़ाव भारत की पूर्वोन्मुखी नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। आसियान नेताओं के साथ भविष्य की साझेदारी की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए उत्सुक। G20 शिखर सम्मेलन में मेहमानों के स्वागत के लिए नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। मौसम विभाग ने आयोजन स्थल पर मौसम की तुरंत जानकारी के लिए खोला विशेष केंद्र। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव दौरे पर की घोषणा। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की धूम। मंदिरों में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया। 7 विकेट से दी मात। हारिस रऊफ बने प्लेयर ऑफ द मैच। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे। पीएम मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जकार्ता पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इंडोनेशिया की महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण मंत्री आई गुस्ती आयु बिटांग दार्मावती ने किया। जकार्ता में आज होने वाले दोनों शिखर सम्मेलनों का आयोजन आसियान के मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया कर रहा है। भारत आसियान संबंधों का दर्जा पिछले वर्ष नीतिगत साझेदारी के स्तर तक बढ़ाए जाने के बाद आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। ये भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेगा और सहयोग का भविष्य तय करेगा। पूर्वी एशिया सम्मेलन आसियान देशों के नेताओं को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे को लेकर काफी उत्साहित दिखा। आधी रात से ही वहां पर भारतीय समुदाय के लोग जमा थे, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे लोगों में काफ़ी उत्साह वहां पर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और लोग वहां पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और साथ ही साथ हाथों में तिरंगा लेकर आधी रात से ही प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई और लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भी सबका अभिवादन स्वीकार किया। तो प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं। जकार्ता रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में लिखा कि मैं जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा महामहिम श्री जोको विडोडो के निमंत्रण पर आसियान संबंधित बैठकों में हिस्सा लेने के लिए कर रहा हूं। मेरा पहला कार्यक्रम 20वां आसियान भारत सम्मेलन होगा। मैं आसियान नेताओं के साथ साझेदारी, जो कि अब चौथे दशक में प्रवेश कर रही है, और भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा को लेकर आशान्वित हूं। आसियान के साथ संबंध भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बीते साल हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने हमारे संबंधों को नए आयाम दिए हैं। इसके बाद मैं 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। ये मंच क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर उपयोगी अवसर प्रदान करता है। मैं वैश्विक चुनौतियों पर पूर्वी एशियाई नेताओं के साथ सामूहिक सहयोग पर विचारों के आदान प्रदान को लेकर उत्सुक हूँ। बीते साल बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेरी यात्रा की यादें ताज़ा हो उठी हैं और मैं आश्वस्त हूं कि ये यात्रा भी हमारे संबंधों को आसियान क्षेत्र में और भी प्रगाढ़ बनाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इंडोनेशिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का जकार्ता में क्या कार्यक्रम है, इस बारे में आसियान देशों के लिए भारत के राजदूत जयंत खोब्रागड़े से हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने बातचीत की। क्या है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम? भारत के आसियान मिशन का जकार्ता में एम्बेसडर हैं जयंत एन खोब्रागड़े जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो विज़िट है ये बहुत ही छोटे ड्यूरेशन का विज़िट है और प्रधानमंत्री जी साहब जो है वो आएंगे 7 तारीख की सुबह आएंगे और 2 समिट्स करेंगे। एक आसियान इंडिया समिट है और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट है और ये 2 समिट करने के बाद वो रवाना हो जाएंगे। और देखिए, चंद घंटों के लिए ही हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि कितना महत्व भारत सरकार इन समिट्स को देता है, इस रीजन को देता है। सर, आसियान इंडिया समिट की अगर बात की जाए, क्या बड़ा एजेंडा होगा बातचीत के, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत हो सकती है? तो ये जो समिट है वो एलिवेशन के बाद पहला समिट है और इसलिए ये समिट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यूरोपियन यूनियन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो आसियान है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप जो है, हालांकि वो सिंगापुर के थ्रू आते हैं और इंडिया में भी जो है इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन 20% जो इन्वेस्टमेंट है तो इस रीजन से हुआ है। तो अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो ये रीजन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अभी आप देखेंगे कि जो अगला साल आ रहा है तो हम 1 दशक जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरा करेंगे, तो ये पूरा महत्व है इस रीजन। सर, आपने आसियान का जिक्र किया और ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर 2025 तक जो समीक्षा चल रही है उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हम किस तरीके से उस पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब देखिए, ये जो है इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे क्या कहते हैं, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो इसके रिव्यू की अभी बात चल रही है, तो वो प्रोसेस अभी शुरू हो गया। देखिए, ये जो है अभी इसको 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो होते होते जो है वी हैव टू मेक इट कॉन्टेम्प्रेरी, तो उसको कॉन्टेम्प्रेरी बनाना, तो उसके प्रति जो है वो अभी हमने कदम उठाए हैं। भारत समेत 18 देश बैठेंगे। रक्षा, सुरक्षा और फ्री नेविगेशन जैसे मसले भी क्या रहेंगे एजेंडे में? सो नेचुरली जब देखिए सारे देश बैठते हैं तो कि रीजनल इश्यूज़, ग्लोबल इश्यूज़ ये जो है इनके ऊपर बातचीत होती है। ये ईस्ट एशिया समिट का जनरली ये रिवाज है। इंडिया ग्लोबल साउथ की एक बड़ी आवाज़ बन गया। आपको लगता है कि उस लिहाज से भी इस समिट में एक मौका होगा भारत के लिए इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, जैसे G20 की प्रेसिडेंसी हमने अशूम की थी और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का समिट किया था जिसमें 125 देश शामिल थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें 7 देश जो थे वो आसियान से भी शामिल थे और वो जानते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब जो चाह रहे थे कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ जो है जो G20 जैसे फोरम में आए करके, ये इसका उनको ज्ञान था। ये थे भारत के आसियान मिशन के एम्बेसडर जयंत एन खोब्रागड़े साहब, जो कि बता रहे थे प्रधानमंत्री का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और आउटकम क्या होगा इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। आखिर उस समिट के बाद में उससे क्या कुछ निकल के आता है। अपने सहयोगी अमित साहू और कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, जकार्ता, इंडोनेशिया, DD न्यूज़ के लिए। हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने जकार्ता के कारोबारियों से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विशेष बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो आसियान भारत समिट और इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट में शिरकत करेंगे। एशिया तमाम कंट्रीज़ के साथ में या फिर इंडोनेशिया के साथ में अगर भारत के व्यापारिक संबंधों के लिहाज से बात करें तो किस प्रकार से अभी हम करते नज़र आ रहे हैं, कैसे इस तमाम सेक्टर्स में हम बेहतर कर सकते हैं, इस विषय पे बात करने के लिए इस वक्त जकार्ता में मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ तमाम बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग बिजनेस के ट्रेड फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, भारत इंडोनेशिया, भारत आसियान के अगर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बिजनेस की बात करें, कैसे आप देखते हैं इसको? तो मुझे लगता है कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही चल रहा है, मगर अब आप देखोगे तो जो नए सेक्टर्स अभी हैं तो वेरी ऑब्वियसली आप देखोगे तो एजुकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तो इंडिया का नाम पहले से ही है
और ये दो सेक्टर में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। मगर अगर आप सच में देखोगे तो एविएशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब नए सेक्टर्स हैं जो अभी हम देखना चाहते हैं कि कैसे यंग यूथ जनरेशन के साथ एंगेज कर सकते हैं। आप कैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस रिलेशंस को देखते हैं? Very positive. I think now, since India is rapidly digitalized everything, I think there's a huge scope for digitalization in this region, and Indonesia should capitalize on that. दोनों कंट्री के पास डायनामिक पॉपुलेशन बेस है, ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सिनर्जी है, और ये मित्रता 1945 से चली आ रही है, जहाँ इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट इंडोनेशिया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। सो कल्चरली काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। हर एक बैंक जो है यहाँ पे आता है तो दे ऑल्सो वांट टू ग्रो, सो द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी मच हियर। यानी इंडियन बैंक्स यहाँ पे आ रही है तो टू हेल्प फैसिलिटेट द इंडिया इंडोनेशियन ट्रेड। तो बेसिकली वो है कि नॉट ओनली द इंडोनेशियंस में इंडियन दोनों को फ़ायदा मिले। बहुत सारे चीज़ें हैं। एक तो इंडिया से आईटी सर्विसेज, अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बैक एंड आईटी सर्विसेज भी बहुत सारा ऑफर कर सकते हैं। बट जिस इंडस्ट्री में मैं बैठा हूँ, जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत सारे पोटेंशियल है। We have a lot of potential here and a lot of similarities with India. So the demography is a lot similar. There's very young population, and there are a lot of skills which are developed in India, such as, like you said, human capital skills, even creative abilities, managerial strengths, a lot of which come into play over here and help engineer businesses for success. The reason why a lot of Indian companies are also doing so well out here. इंडिया और इंडोनेशिया दोनों का अभी जो एनर्जी का सिनेरियो है, डिपेंडेंस ऑन कोल एंड ट्राइंग टू गेट इनटू रिन्यूएबल्स, मोर और लेस सिमिलर स्टेज में है। तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ह्यूमन स्किल अपग्रेडेशन, दोनों में बहुत ज़्यादा सिनर्जी का स्कोप है। तो स्कोप तो बहुत है, बिगेस्ट मार्केट है पूरे रीजन का, इनके काफ़ी सारे FTAs हैं, तो इंडियन कंपनीज का प्रेजेंस यहाँ पे काफ़ी अनिवार्य है। I believe their education sector is very important for both countries. In addition to that, I think actually the fashion industry is also something that we can look at. तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये मानना है कि भारत का इंडोनेशिया के साथ या फिर भारत का आसियान देशों के साथ में बेहतर व्यापार संबंध है, लेकिन इसमें भी बहुत गुंजाइश है। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत बेहतर किया जा सकता है। ज़रूरत थोड़ा सा एक दूसरे को और करीबी से समझने की है, नीतियों पे मिलकर बात करने की, और शायद उस लिहाज से भारत का आसियान के साथ जो व्यापारिक संबंध है वो एक नई ऊंचाई छूता नजर आएगा। अपने सहयोगी अमित साहू और कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, जकार्ता, इंडोनेशिया से TT न्यूज़ के लिए। भारतीय समुदाय के लोग जिस भी देश में जाकर बसते हैं, वहां पर भारत की संस्कृति और विविधता को स्थापित करने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। ऐसा ही एक प्रयास इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय समुदाय के लोग इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। मैं इस वक्त इंडोनेशिया के जकार्ता में जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ा हुआ हूं, ये भगवान मुर्गन का बन रहा वो मंदिर है, जो कि पूरे इंडोनेशिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल होने वाला है। अगले साल तक ये पूरा टेम्पल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ के दरवाजे पर 24 मीटर ऊंची भगवान मुर्गन की प्रतिमा लगने वाली है, और ये पूरा मंदिर तमिल समुदाय से जुड़े हुए तमिलनाडु के रहने वाले तमाम भारतवंशी जो यहाँ इंडोनेशिया में रहते हैं, वो लोग मिलकर बनवा रहे हैं। यहाँ की सरकार ने इस मंदिर के लिए जमीन दी है, जिसमें यहाँ के लोगों का योगदान है। तो वहीं भारत सरकार के द्वारा, या कहा जाए भारत के बढ़ते कदमों के लिहाज से देखा जाए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर बढ़ती धार्मिक मान्यताओं को ध्यान रखते हुए इंडोनेशिया की सरकार ने इस जमीन को इनको मंदिर बनाने के लिए दिया है। क्या है पूरा ये प्लान, बात करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। टेल मी अबाउट दिस मंदिर, द कंस्ट्रक्शन, व्हेन इट विल बी कंप्लीट एंड व्हाट इज द हाइलाइट्स ऑफ दिस मंदिर। दिस मंदिर एक्चुअली वी प्लान इट विल बी कंप्लीट नेक्स्ट ईयर, बट दिस इज बिकम आवर एम एंड ड्रीम। 75 years our Indians, Hindus in Jakarta, especially who are born and brought up from Medan, we don't have any temple here, so that's why we have struggled with our friends all and looking for donation, and by supporting the governor we've got this land. Okay, what does it mean, a Hindu temple, the biggest Hindu temple in Indonesia? How it sounds, how it give a big message? In Jakarta especially, it's the big one, the big temple in Jakarta, and maybe in Indonesia, but I think. But this is a very unique temple, maybe in Southeast Asia. Then this is what make us proud of this temple, because in the
largest population of Muslim countries in the world, we can build a Hinduist temple like that. The biggest temple in Indonesia is completing in Jakarta next year. So actually, it will be one of the biggest temple in Indonesia. It will be. We hope that people will come here and pray in Indonesia as well. So it will become a destination for religion in Indonesia. Actually, and we have also a security system quite strong in here, and so let's people from outside know that we are building temple in Indonesia. How do you see and what do you feel? You feel proud about to making this proud structure? Yeah, obviously we are very proud. I'm not the only one who's proud here. I think everybody is very proud. We have a big Indian community here, Indonesian Indian, and we have been living here since 1850s actually. I myself is the 5th generation, so probably 6 generations. Yeah, I think we hope for the best. I think it's going to be the biggest in Indonesia, when it comes to Indian Hindu temple. तमाम लोग जो यहाँ पे इस वक्त मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अपने आप में सिर्फ दक्षिण भारतीय नहीं बल्कि हर एक भारतीय के लिए भी ये बेहद खुशनुमा लम्हा है, बेहद महत्वपूर्ण है। तब जबकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश, यहाँ पे लगभग 25 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, तमाम हिंदू लोग भी रहते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार के द्वारा जमीन देना और हिंदू कम्युनिटी के माध्यम से कंट्रीब्यूशन के माध्यम से इतना बड़ा मंदिर बनना, ये दिखाता है कैसे सामाजिक सौहार्द की भी एक भावना दिखाता है, साथ ही साथ अपने धर्म के प्रति या दूसरे धर्म के प्रति सम्मान को भी दिखाता है। अपने सहयोगी अमित साहू और कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, जकार्ता, इंडोनेशिया। और आइए अब बात करते हैं G20 की। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नई दिल्ली पहुंचना लगातार जारी है। इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत पहुंचने का कार्यक्रम है। उनके आने से पहले हवाई सुरक्षा और साथ में ज़मीनी सुरक्षा की पूरी तैयारी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट से भारत आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे पर पूछे जाने पर अमेरिका के सामरिक संचार के लिए एनएससी समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि दोनों नेता G20 के एजेंडे, विशेष रूप से आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। I think you can expect that they will discuss the agenda for the G20, particularly the economic cooperation and multilateral investment opportunities that stand before the G20, and the President's strong desire to see multilateral development bank reform and reshaping continue. I have little doubt that they will also talk about the shared challenge of climate change and how much we are hoping to have a robust discussion at the G20 about a transition to clean energy technology and to see more countries, more G20 countries invest in more clean energy technology as well as efforts to curb greenhouse gases. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपने स्तर पर अलग तैयारी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनज़र विशेष और वास्तविक समय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए प्रगति मैदान के पास एक अतिरिक्त स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया है। शिखर सम्मेलन के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की 24 घंटे मौसम की निगरानी कल सुबह से शुरू होगी। मौसम विभाग मौसम संबंधी अपडेट और पूर्वानुमान जारी करेगा, जो IMD की वेबसाइट mausam.imd.gov.in/G20 पर विशेष वेब पेज पर उपलब्ध रहेगा। G20 सम्मेलन को लेकर देश की राजधानी में हर स्तर पर तैयारियों को चाक चौबंद किया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग देशों से आए मेहमानों को भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत के साथ आधुनिक भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। सम्मेलन की हर एक जानकारी से जुड़े रहने के लिए विदेश मंत्रालय ने G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को यह एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सलाह दी है, जिससे सम्मेलन से जुड़ी सटीक जानकारी सही समय पर मिल सके। इन तस्वीरों से साफ है कि देश की राजधानी किस तरह G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। चाहे बात दिल्ली के सौंदर्यीकरण की हो या फिर सुरक्षा की, हर स्तर पर मेहमानों के स्वागत की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। G20 शिखर सम्मेलन पर G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि शिखर सम्मेलन में 3 व्यापक सत्र होंगे और बहुत सारी गतिविधियां भारत मंडपम में ही होंगी। It is an event where leaders have an opportunity to discuss, confabulate and decide
on matters of global importance. So from that perspective, I think it's a very important getting together of the most influential leaders of the world. 18वें G20 शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रालय ने G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को G20 सम्मेलन से जुड़ी सभी जानकारी देने के साथ ही उनका मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से G20 इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने को कहा है ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि G20 इंडिया मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग भारत की तकनीकी प्रगति का परिचायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मंत्री गणों को सूचना करी थी कि एक डिजिटल ऐप बनाया गया है, जो G20 के बारे में एक ऐप बनाया गया है, उसको सब लोग डाउनलोड करें क्योंकि उससे संभाषण के अंदर बहुत सुविधा होती है। भारतीय भाषाएं और विश्व की जो भाषाएं हैं वो उसमें हैं। G20 इंडिया के सचिव मुक्तेश परदेशी ने बताया कि सम्मेलन में शिरकत करने वाले मेहमानों को एक प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शिल्पकला के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारी प्रदर्शनी है भारत जनतंत्र की जननी। उसमें कई पैनल्स हैं एग्जिबिट्स के थ्रू कैसे भारत में जनतंत्र ऋग्वेद से लेके अभी तक कैसे उसकी परिकल्पना की गई थी, कैसे सभा, समिति और संसद ये शब्द हैं और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वेदों में हैं। यातायात को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने आम जनता से G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे इलाकों में नहीं जाने का अनुरोध किया है। जैसे कुछ एरियाज हैं, इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ है, वहाँ हम उनसे निवेदन करते हैं कि वॉकिंग के लिए या उस दौरान जो है पिकनिक के लिए या साइकिलिंग के लिए इन क्षेत्रों को अवॉइड करें। विशेष पुलिस आयुक्त यातायात सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सम्मेलन के दौरान 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी और 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। सुबह 6 बजे के बाद से पुराने निर्धारित समय से ही मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक, RK आश्रम मार्ग स्टेशन पर पार्किंग 8 सितंबर की सुबह 4 बजे से 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी और इसके अलावा अन्य स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य और मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दुनिया की अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग कैसे एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, AI के जरिए कैसे इसे आसान बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के डिजिटल जोन में इसे दर्शाया गया है। तकनीक के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुका है और यहाँ अलग अलग आप देखें डिजिलॉकर है, इसके साथ ही साथ जो नई पहल है उसको दर्शाया गया है। हम आए हैं यहाँ भाषिनी। ये भाषिनी क्या है इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं बताएंगे। Bhashini is a language platform for all Indian languages, allowing its translation and other facilities using artificial intelligence. Foreign delegates एक रशियन से आएंगे, एक फ्रांस से आएंगे, सो दोनों को हम इस तरीके से अब प्लेटफॉर्म बनाए हैं वेयर दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा जो मिशन है ट्रांसेंडिंग द लैंग्वेज बैरियर, सो इस माध्यम से हम थोड़ा बहुत इनको हम डेमो दिखाएंगे। आप किस लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, किस लैंग्वेज से आपको सुनना चाहते हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी सेलेक्ट किया है हिंदी। स्पेन में अगर मुझे ट्रांसलेट करनी है तो मुझे स्पेन सेलेक्ट करनी है और स्टार्ट ट्रांसलेशन करके हम हेडफोन के थ्रू से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये शोकेस इसलिए किया गया कि दुनिया भर के जो पत्रकार आएंगे, जो मीडिया डेलीगेट्स आएंगे, वो जान सकें, समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से G20 में क्या चल रहा है, G20 के बारे में दुनिया भर में सूचनाएं दे सकें। ये तो है ही, और ऊपर से जो जुगलबंदी और भाषिनी है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो ऐसे बना है जिससे कि आप कोई भी भाषा इसमें ऐड कर सकते हो, आप कोई भी AI मॉडल, AI सिस्टम इसमें ऐड कर सकते हो, ताकि इंडिया में जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो देखें कि यहाँ पर अगर इंडिया में हो सकता है तो ये अफ्रीका में क्यों नहीं हो सकता या अमेरिका में क्यों नहीं हो सकता। भाषिनी उसका तो ऐप है, उपलब्ध है, सार्वजनिक माध्यम के जरिए कोई भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो शोकेस किया गया है यहाँ डिजिटल इंडिया जो जोन है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में, उसमें जिससे देश और दुनिया से जो तमाम मीडिया डेलीगेट्स आए वो बेहतर से समझ पाएँ कि कैसे भारत ने तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उन्नति की है। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।
भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार जन्माष्टमी पर्व की देश भर में धूम है। मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया गया है। कल देश के कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। आज भी मंदिरों में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब से अधिक की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने कीव दौरे पर यूक्रेन को नई सहायता देने का ऐलान किया, जिसमें सैन्य और नागरिक सुरक्षा सहायता के लिए $665 मिलियन से अधिक और यूक्रेन की हवाई सुरक्षा के लिए लाखों डॉलर का समर्थन शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के आक्रमण के खिलाफ अपने जवाबी हमले में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जून की शुरुआत में जवाबी कार्रवाई शुरू होने के बाद से वो कीव का दौरा करने वाले पहले शीर्ष अमेरिकी अधिकारी हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर सोमवार